मातृभूमि, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा तो नहीं है ना, ये तो एक एहसास है, हमारी अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा। सोचिए, ये एक इतना पावरफुल आइडिया है जो दुनिया भर की अलग अलग कल्चर्स और उनकी हिस्ट्री को एक साथ जोड़ता है। और जब हम इस ध्वज को देखते हैं तो ये सिर्फ एक ध्वज नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों का सिंबल है जो इस जमीन को अपना घर मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो जमीन के एक आम से टुकड़े को हमारी मातृभूमि बना देता है। आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की लिखी कविता मातृभूमि की, जो इसी सवाल को बड़े ही दिल छूने वाले अंदाज में एक्सप्लोर करती है। तो चलिए इस कविता में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है मातृभूमि की ज्योग्राफी से, मतलब कवि अपने शब्दों से एक ऐसी जबरदस्त और सुंदर तस्वीर बनाते हैं ना, जो सीधे हमारी आंखों के सामने आ जाती है। कविता की पहली ही पंक्ति देखिए, कितनी पावरफुल है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक पहाड़ का जिक्र नहीं है, ये तो भारत की उस हिम्मत, उस स्पिरिट का प्रतीक है जो कभी नहीं झुकती, उसके गौरव का प्रतीक है। और ये बिल्कुल साफ है कि कवि की जो इमेजिनेशन है वो ऐसे ही नज़ारों से इंस्पायर हुई है। ये हरी भरी वादियाँ, ये कलकल बहते झरने और हर तरफ जिंदगी से भरी हुई ये प्रकृति। पहाड़ों से उतरकर कवि का ध्यान जाता है हमारी नदियों पर। गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। अब ये सिर्फ पानी की धाराएं तो है नहीं, ये तो भारत की कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफलाइंस हैं, है ना? और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है। कवि तो हमारे सारे सेंसेस को जगा देते हैं। झरनों की वो आवाज, चिड़ियों का चहचहाना, आम के घने बाग और हवा में घुली वो फूलों की मीठी मीठी खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदा तस्वीर बनाते हैं कि बस। लेकिन देखिए, कोई भी मातृभूमि सिर्फ पहाड़ों और नदियों से तो नहीं बनती, सही कहा ना? तो अब कवि इस फिजिकल डिस्क्रिप्शन से हमें आगे ले जाते हैं। वो हमें उस कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज की तरफ ले जाते हैं जो असल में इस जमीन को एक रूह, एक आत्मा देती है। और ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये तो वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर हमारे देश की मॉरल और स्पिरिचुअल इमारत टिकी हुई है। द्विवेदी जी जब इन महापुरुषों का जिक्र करते हैं तो वो इस जमीन को एक पवित्र पहचान दे रहे होते हैं। मतलब कवि इन महान हस्तियों को सिर्फ हिस्ट्री के कैरेक्टर्स की तरह नहीं देख रहे हैं, नहीं, वो उन्हें वैल्यूज के सिंबल के तौर पे देख रहे हैं। रघुपति यानी धर्म, सीता यानी पवित्रता, श्री कृष्ण यानी कर्म का ज्ञान, और गौतम बुद्ध मतलब करुणा और ज्ञान। और यही सारी वैल्यूज मिलकर इस जमीन का कैरेक्टर बनाती हैं। तो अब तक हमने प्रकृति और इतिहास की बात की, और अब हम कविता के बिल्कुल दिल में पहुंचते हैं। यहां पर कवि सिर्फ डिस्क्रिप्शन से आगे बढ़कर इस जमीन के साथ अपना एक बहुत ही गहरा पर्सनल कनेक्शन जोड़ते हैं। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है। कवि यहां पर बड़े ही कमाल के जोड़े बनाते हैं। वो कहते हैं, ये जमीन सिर्फ जन्मभूमि नहीं है जहां हम पैदा हुए, बल्कि ये हमारी मातृभूमि है, एक मां की तरह। ये सिर्फ धर्मभूमि नहीं, बल्कि कर्मभूमि भी है, जहां हम काम करते हैं। ये युद्ध भूमि भी रही है और बुद्ध भूमि भी। देखिए, ये जो लेयर्स हैं, ये इस रिश्ते को कितनी गहराई देती हैं। और फिर आती है वो लाइन जो इस कविता में एक मंत्र की तरह बार बार गूंजती है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये जो रेपिटेशन है, ये कवि के उस दावे को, उस अपनेपन को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। सच कहूं तो यही इस कविता की जान है, इसकी आत्मा है। अच्छा, इस कविता की असली पावर को पूरी तरह से समझने के लिए ना, हमें इसके पीछे के इंसान को और उस जमाने को समझना होगा जिसमें ये लिखी गई। तो चलिए थोड़ा जानते हैं कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में और उनके दौर के बारे में। तो बात यह है कि द्विवेदी जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक तरह से कल्चरल वॉरियर थे। वो उस समय लिख रहे थे जब भारत अपनी आज़ादी और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था। इसलिए उनकी कविता सिर्फ एक खूबसूरत नज्म नहीं है, बल्कि ये कल्चरल रेजिस्टेंस का, यानी सांस्कृतिक प्रतिरोध का एक जरिया थी, एक हथियार थी। इस टाइमलाइन को देखिए तो साफ पता चलता है कि उनकी पूरी जिंदगी और उनका काम भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ ही चला। उनकी कविताएं उस दौर की उम्मीदों की, उस संघर्ष की और उस गर्व की आवाज बन गईं। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि मातृभूमि सिर्फ सुंदर नज़ारों और पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है। नहीं,
ये उस जमाने की एक ललकार है जब भारत के लोग अपनी आइडेंटिटी को दोबारा हासिल कर रहे थे। ये कविता उस खोए हुए स्वाभिमान को, उस गौरव को फिर से जगाने का एक जरिया थी। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि मातृभूमि जैसी कविताएं जो अतीत में लिखी गईं, वो आज भी हमारे देश और हमारी पहचान के बारे में हमारी सोच को कैसे शेप करती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास और हमारे आज दोनों में ढूंढना होगा। कहते हैं कि एक महान खिलाड़ी की पहचान सिर्फ उसके गोल से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही जादूगर की कहानी में उतरते हैं। नाम है मेजर ध्यानचंद। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1933। पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच भाई एक जबरदस्त हॉकी मैच चल रहा है। माहौल एकदम गर्म है, तनाव से भरा हुआ, और गेंद है ध्यानचंद के पास, और वो किसी को पास फटकने भी नहीं दे रहे हैं। अब इसी खींच में जानते हैं क्या हुआ? विरोधी टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर अपनी हॉकी स्टिक सीधा उनके सिर पर दे मारी। जाहिर है चोट लगी, उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। अब सोचिए कोई और होता तो शायद वापस ही नहीं आता, लेकिन ये ध्यानचंद थे। कुछ ही मिनटों में सिर पर पट्टी बांधे वो वापस मैदान पर खड़े थे। और मैदान में आते ही उन्होंने क्या किया? सीधे उस खिलाड़ी के पास गए, उसकी पीठ पर हाथ रखा और जानते हैं क्या कहा? बिल्कुल शांत आवाज में बोले, चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब यह सुनकर तो उस खिलाड़ी के होश ही उड़ गए। उसे लगा भाई अब तो स्टिक का जवाब स्टिक से ही मिलेगा। लेकिन ध्यानचंद का बदला लेने का तरीका दुनिया से बिल्कुल अलग था। एक ऐसा बदला जो इतिहास में दर्ज हो गया। उस चोट का जवाब उन्होंने हिंसा से नहीं, अपने हुनर से दिया। ध्यानचंद ने अपनी हॉकी स्टिक उठाई और फिर एक के बाद एक, 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 गोल दाग दिए लगातार। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा तो अभी बाकी है। जैसे ही मैच खत्म हुआ, ध्यानचंद फिर से उसी खिलाड़ी के पास गए, मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और बोले, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही गोल से हराता। वाह, ये थे ध्यानचंद। उनका बदला उनका कौशल था, कोई हिंसा नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये ध्यानचंद? कहाँ से आया था इनमें ये जादू? चलिए मेरे साथ एक सिपाही के स्टार बनने का ये पूरा सफर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1905 में। प्रयाग में एक बिल्कुल साधारण से परिवार में ध्यानचंद का जन्म हुआ। और आपको ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि जब वो 16 साल की उम्र में एक सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हुए ना, तब तक हॉकी में उनकी कोई खास दिलचस्पी थी ही नहीं। फिर उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। एंट्री हुई सूबेदार मेजर तिवारी की। उन्होंने इस नौजवान सिपाही में वो चिंगारी देखी जो शायद किसी और को नहीं दिखी, और वो लगातार उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। और बस यहीं से उस आग की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया देखने वाली थी। और फिर दुनिया ने वो जादू देखा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो दौर था जब ध्यानचंद हॉकी के जादूगर बने। जरा ये बदलाव देखिए। बस कुछ ही सालों के अंदर सेना की छावनी में खेलने वाला एक नौसिखिया खिलाड़ी 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनकर खड़ा था। क्या कमाल का सफर था। हाँ, 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स, यही वो बड़ा मंच था जहां पूरी दुनिया ने उनका असली जादू अपनी आंखों से देखा। सोचिए, तब वो सेना में महज एक लांस नायक थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्टिक से ऐसा करिश्मा दिखाया कि लोग सचमुच दांतों तले उंगलियां दबा गए। और वहीं उन्हें वो मशहूर नाम मिला, द विजर्ड, यानी हॉकी का जादूगर। और इस जादू का नतीजा क्या निकला? सोना। जी हां, गोल्ड मेडल। उनकी कप्तानी में भारत ने बर्लिन में गोल्ड मेडल जीता और हमारा तिरंगा शान से लहराया। लेकिन पता है, मेडल्स से भी कहीं बड़ी चीज थी उनका दर्शन, उनका नजरिया। तो आखिर क्या था उनकी जीत का असली मंत्र? चलिए ये भी समझते हैं। जब भी कोई उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछता था ना, तो उनका जवाब बड़ा ही सीधा साधा होता था। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, बस 3 बातें: लगन, साधना और इन सबसे ऊपर खेल भावना। और उनकी खेल भावना की सबसे अच्छी मिसाल तो उनके अपने ही शब्दों में मिलती है। वो कहते थे,
मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि गोल करने का क्रेडिट उसे मिल जाए। आप सोचिए, एक इतना बड़ा सुपरस्टार और इतना निस्वार्थ भाव, सच में यही तो उनकी असली पहचान थी। और टीम वर्क और निस्वार्थता की इसी भावना ने ना सिर्फ मैच जीता है, बल्कि दुनिया भर के खेल प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। लोग उनके खेल के तो दीवाने थे ही, उनके किरदार के भी कायल हो गए। तो खेल तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी है। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, अमर है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, भारत उन्हें आज भी अपना सर्वोच्च सम्मान देता है। उनका जन्मदिन यानी 29 अगस्त हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, देश का जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है, खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम अब गर्व से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है कि एक महान खिलाड़ी की असली पहचान आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ उसके गोल और मेडल हैं, या फिर उसका किरदार, उसकी खेल भावना और उसकी विरासत? मुझे लगता है मेजर ध्यानचंद की कहानी हमें इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दे जाती है। कभी बारिश की पहली बूंद को महसूस किया है? वो मिट्टी की खुशबू, वो ठंडक का एहसास, कमाल होता है ना? आज हम एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत कविता में उतरने वाले हैं जो बस इसी छोटे से पल के जादू को पकड़ लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती है और बस हम सीधे पहुंच जाते हैं उस पल में। सोचिए, पावस यानी बारिश का मौसम, उसका पहला दिन, और वो एक अकेली जादुई बूंद जो धरती को छू रही है। कितना शांत, कितना उम्मीद भरा लम्हा है ये, है ना? तो सबसे पहले कविता किस बारे में बात करती है? ये बात करती है उस प्यासी, इंतजार करती धरती के बारे में, जिसे कवि ने, आप जानते हैं, सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक जीता जागता प्राणी माना है। देखिए, कवि धरती के लिए सूखे अधरों यानी सूखे होठों की कल्पना कर रहे हैं। ये कितनी पावरफुल इमेज है, सोचिए। ऐसा लगता है मानो धरती कितनी बेसब्री से उस एक बूंद का इंतजार कर रही हो जो उसके लिए अमृत जैसी है। और इसे ही तो मानवीकरण कहते हैं, मतलब किसी बेजान चीज को इंसान की तरह देखना। इस तरीके से कवि हमें जमीन से इमोशनली जोड़ देते हैं। हम सच में धरती की प्यास और फिर बूंद गिरने पर उसकी राहत को महसूस कर पाते हैं। अच्छा, अब जमीन से नजरें उठाते हैं और चलते हैं आसमान की तरफ। यहां कवि आने वाले तूफान की एक बहुत ही, कह सकते हैं, ड्रामेटिक और शानदार तस्वीर खींचने वाले हैं। ये कविता के सबसे कमाल के मेटाफर्स में से एक है, आसमान में उड़ता सागर। सोचिए जरा, इसका क्या मतलब हो सकता है? कवि चाहता है कि हम कुछ बहुत बड़ा, कुछ जादुई सोचें। तो इसका मतलब ये है कि वो उड़ता सागर असल में पानी से भरे हुए विशाल बादल हैं, और जो बिजली चमक रही है वो उनके सुनहरे पंख हैं। देखिए, कवि ने कैसे एक आम से बादल को एक शानदार, किसी कहानी के जीव जैसा बना दिया। है ना कमाल की बात कि कविता कैसे रोज की चीजों को इतना खास बना देती है। अब एक और आवाज की बात करते हैं, तूफान के आने का एक और संकेत, नगाड़े बजाना। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? जी हां, ये बजते नगाड़े और कुछ नहीं बल्कि बादलों की गरज हैं। कवि इस गरज को एक ऐलान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऐलान जो धरती की तरुणाई, मतलब उसकी सोई हुई शक्ति को जगा रहा है। तो जैसे ही बारिश आती है, कविता का फोकस भी बदल जाता है। अब इंतजार खत्म और अब बात हो रही है उस जादुई बदलाव की जो जमीन पर हो रहा है। ये पंक्तियां ये उस खास पल को दिखाती हैं जैसे कोई चीज दोबारा जन्म ले रही हो। बारिश सोए हुए जीवन को जगा देती है, नव जीवन की ले अंगड़ाई। बिल्कुल वैसे जैसे कोई नींद से जागकर अंगड़ाई लेता है, वैसे ही एक छोटा सा अंकुर जमीन से बाहर निकल रहा है। अच्छा, चलिए इसी पर एक सवाल देखते हैं। इस पंक्ति में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए कहा गया है? कौन है जो अंगड़ाई लेकर नए जीवन की शुरुआत कर रहा है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है अंकुर। यही तो खूबसूरती है इस कविता की कि कैसे बारिश सीधे सीधे एक नए जीवन के चमत्कार से जुड़ जाती है। वो एक छोटी सी बूंद उस नन्हे से अंकुर को दुनिया में ले आती है। यहाँ एक और बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं बारीक मेटाफर है। हरी घास की तुलना की गई है धरती के रोंगटों से। मतलब हरी घास की पत्तियां ऐसी लग रही हैं जैसे पहली बारिश की खुशी और रोमांच से धरती के रोंगटे खड़े हो गए हों। ये कल्पना दिखाती है कि कभी प्रकृति से कितना गहरा जुड़े हुए थे।
उन्होंने धरती को सच में एक ऐसे प्राणी की तरह देखा जो खुशी और रोमांस महसूस कर सकती है। क्या कमाल का नज़ारा पेश किया है ना? चलिए अब कवि की कल्पना की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि इस खूबसूरत कविता को लिखने वाले कौन हैं। और अब आता है कविता का आखिरी बड़ा मेटाफर, जिसमें आसमान को ही एक इंसान का रूप दे दिया गया है। आसमान को नीली आंखों जैसा बताया गया है। तो फिर से एक सवाल, अगर आसमान नीली आंखें हैं तो फिर काली पुतली किसे कहा गया है? अगर ये समझ आ गया तो पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी। इसका जवाब है बादल। कवि बादलों को उस नीली आंख की पुतलियों की तरह देख रहे हैं और इस कल्पना से पूरा आसमान एक दयालु चेहरे जैसा लगने लगता है ना? जिसकी आंखों से हमदर्दी के आंसू बारिश बनकर बरस रहे हैं और धरती की सालों पुरानी प्यास बुझा रहे हैं। तो इस खूबसूरत कल्पना के पीछे कौन है? ये हैं कवि गोपाल कृष्ण कौल। तो चलिए अब इस कला को इसके कलाकार से जोड़ते हैं। गोपाल कृष्ण कौल जी खासकर बच्चों के लिए लिखते थे। उन्होंने प्रकृति, पशु पक्षियों और हाँ, देशभक्ति जैसे विषयों पर बहुत ही प्यारी कविताएं लिखी हैं। उनकी एक और कविता की ये लाइन उनके नज़रिए को बखूबी दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें भी कुछ वापस देना सीखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बारिश धरती को नया जीवन देती है। और अब आखिर में एक और नजरिया देखते हैं। ये पंक्तियां एक और कवि हरिऔध जी की हैं। इसमें एक बूंद की दुविधा है कि वो अपना घर यानी बादल छोड़कर आगे क्यों बढ़ी, एक डर है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक तरफ वो बूंद है जो धरती पर नया जीवन ला रही है और दूसरी तरफ वही बूंद एक गहरी अनिश्चित यात्रा का प्रतीक भी है। तो एक बूंद का सफर क्या है? सिर्फ एक बड़ा बदलाव या अपने आप में एक अंतहीन सवाल? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि क्या हार कर भी जीता जा सकता है? आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी हार की जीत की परतों को खोलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें जीत और हार के असली मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके सफर को और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक साधु बाबा भारती और उनके एक शानदार घोड़े सुल्तान के साथ। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही असाधारण रिश्ता था। मतलब ये सिर्फ मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये इतना गहरा था जैसे एक माँ का अपने बेटे के लिए होता है। सुल्तान ही उनकी पूरी दुनिया था। तो सबसे पहले कहानी की नींव को समझते हैं। बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान का ये अटूट बंधन, जिनकी जिंदगी बहुत ही शांत और सुकून भरी चल रही थी। देखिए, बाबा भारती एक वैरागी थे। मतलब वो दुनिया की हर चीज छोड़ चुके थे, लेकिन एक चीज थे जिससे वो अपना मोह नहीं छोड़ पाए थे, और वो था सुल्तान। भगवान की भक्ति के बाद उनका जो भी समय बचता था वो सुल्तान की सेवा में ही जाता था। उनका वजूद सुल्तान से कुछ इस तरह जुड़ गया था कि उन्हें सच में लगता था कि वो उसके बिना जी ही नहीं पाएंगे। सुल्तान की चाल में ना एक अलग ही शान थी, और बाबा भारती के ये शब्द, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उनके गहरे प्यार और गर्व को दिखाते हैं। उनकी नजरों में सुल्तान सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि कुदरत की कोई सबसे खूबसूरत कलाकृति था। लेकिन हर शांत कहानी में एक तूफान आता है, और इस कहानी में वो तूफान बनकर आता है डाकू खड़ग सिंह, एक ऐसा किरदार जो अब सब कुछ बदलने वाला था। खड़ग सिंह कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उसका नाम ही पूरे इलाके में दहशत का दूसरा नाम था। और जब सुल्तान की खूबसूरती के चर्चे उसके कानों तक पहुंचे तो जाहिर है एक टकराव तो होना ही था। अब देखिए, यहां दिलचस्प बात है नजरिए का फर्क। एक ही चीज को दो लोग कितने अलग ढंग से देखते हैं। जहां बाबा भारती ने सुल्तान को एक पिता के गर्व से दिखाया, वहीं खड़ग सिंह की आंखों में तारीफ नहीं थी, बल्कि उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की एक जिद और लालच था। और ये लालच बहुत जल्द एक खुली धमकी में बदल गया। खड़ग सिंह के इन शब्दों ने एकदम साफ कर दिया कि वो सुल्तान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस यहीं से बाबा भारती की शांति भरी दुनिया में डर का बीज पड़ जाता है। इस धमकी ने बाबा भारती के मन में एक डर पैदा कर दिया। तो अब देखते हैं कि खड़ग सिंह अपनी इस बुरी इच्छा को अंजाम कैसे देता है और घोड़े की चोरी आखिर होती कैसे है। खड़ग सिंह की धमकी के बाद तो जैसे बाबा भारती की रातों की नींद ही उड़ गई। उनका हर पल अब एक डर और चिंता में गुजरने लगा। लेकिन वक्त के साथ ना बड़े से बड़ा डर भी धुंधला हो जाता है। जब महीनों तक कुछ नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे थोड़े लापरवाह हो गए
और बस यही उनसे गलती हो गई। हुआ यूं कि एक शाम जब बाबा भारती सुल्तान पर सैर कर रहे थे, तभी उन्हें एक कराहने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी जो अपाहिज होने का नाटक कर रहा था, दर्द से तड़प रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। बाबा भारती का दिल तो संत का था। उस आदमी का दुख देखकर वो पिघल गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन उस जरूरतमंद को सुल्तान पर बिठाया और खुद पैदल चलने लगे। ये उनकी अच्छाई की इंतहा थी, जो उनके साथ होने वाले सबसे बड़े धोखे की वजह बनने वाली थी। और तभी एक जोर का झटका, लगाम उनके हाथों से छिन चुकी थी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वो अपाहिज तनकर घोड़े पर बैठा था और सुल्तान को हवा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। ये धोखा था, वो कोई और नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। अब यहां कहानी का सबसे जरूरी और सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब बाबा भारती अपना सब कुछ खो चुके थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना खड़ग सिंह तो क्या कोई भी नहीं कर सकता था। सुल्तान को ले जाते खगद सिंह के पीछे बाबा भारती ने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई। खगद सिंह रुका। उसे लगा कि अब बाबा भारती अपने घोड़े के लिए रोएंगे, किड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे। लेकिन बाबा भारती ने जो कहा, उसने खड़ग सिंह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनकी प्रार्थना अपने प्यारे घोड़े के लिए थी ही नहीं, बल्कि वो तो इंसानियत के लिए थी। बाबा भारती ने कहा, ये घोड़ा अब तुम्हारा है, पर एक बात सुनो, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चला कि मदद के नाम पर ऐसा धोखा भी हो सकता है, तो वो गरीबों और लाचार लोगों पर विश्वास करना ही छोड़ देंगे। जरा सोचिए, उन्हें अपने घोड़े से ज्यादा मानवता के भरोसे की चिंता थी। और बस यहीं पर कहानी का शीर्षक हार की जीत जिंदा हो उठता है। बाबा भारती अपनी सबसे कीमती चीज तो हार चुके थे, लेकिन उनकी इस हार ने एक ऐसी जीत की नींव रखी जिसने एक पत्थर दिल डाकू को ही बदल कर रख दिया। बाबा भारती के शब्द खड़ग सिंह की जमीर पर हथौड़े की तरह लगे। वो बस यही सोचता रहा, ये कैसा इंसान है। मैंने तो सिर्फ एक घोड़ा छीना है, लेकिन ये इंसान तो अपनी हार में भी इंसानियत को बचाने की फिक्र कर रहा है। उसे पहली बार अपनी जीत बहुत छोटी लगी और बाबा भारती की हार बहुत बड़ी और पवित्र लगी। उस रात खड़ग सिंह की आत्मा ने उसे सोने नहीं दिया। वो अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप मंदिर पहुंचा और सुल्तान को वापस उसके अस्तबल में बांध आया। ये सिर्फ घोड़े की वापसी नहीं थी, ये उसके अंदर के इंसान की वापसी थी। सुबह जब बाबा भारती अस्तबल पहुंचे, तो सुल्तान ने अपने मालिक के कदमों की आहट पहचान ली और खुशी से हिनहिनाने लगा। कहानी ठीक वही लौट आई थी जहां से शुरू हुई थी, लेकिन अब किरदारों के दिल बदल चुके थे। सुल्तान को गले लगाकर बाबा भारती की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। उन्हें सिर्फ अपना घोड़ा वापस नहीं मिला था, बल्कि इंसानियत पर उनका विश्वास भी जीत गया था, और यही उनकी असली जीत थी। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है कि इस कहानी में असल जीत किसकी हुई? उस साधु की जिसने अपना घोड़ा खोकर भी इंसानियत का भरोसा बचा लिया, या उस डाकू की जिसने एक घोड़ा तो चुराया लेकिन अपना ज़मीर वापस पा लिया? ये कहानी हमें जीत और हार के हमारे बनाए हुए मायनों से कहीं आगे सोचने पर मजबूर करती है। कभी सोचा है कि हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी की जो कुछ सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, उनका हल 16वीं सदी के कवि के शब्दों में छुपा हो सकता है? आज हम सब मिलकर कवि रहीम की सदियों पुरानी मगर हमेशा हमेशा नई रहने वाली समझ को जानेंगे और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे एक नई दिशा दे सकती है। सवाल तो बड़ा है ना, कि भाई कविता की सिर्फ 2 लाइनें हमारी रोजमर्रा की उलझनों में भला क्या मदद कर सकती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उस शख्सियत से जिनके शब्द आज भी गूंजते हैं, अब्दुल रहीम खान ए खाना, जिन्हें हम सब रहीम के नाम से जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी दोहे लिखना, मतलब जिंदगी के बड़े बड़े सबक को सिर्फ 2 छोटी छोटी पंक्तियों में समेट देना। कमाल की बात है। देखिए, रहीम मुगल दौर में थे। वो एक ऐसा वक्त था जब बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे, लेकिन इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं, और यही चीज उनकी सोच की गहराई को दिखाती है। तो रहीम से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उनके सबसे सरल लेकिन शायद सबसे गहरे विचारों में से एक के साथ शुरू करते हैं,
और वो है हर चीज में महानता को देखना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न दिखाई दे। जरा इसकी लय को महसूस कीजिए। रहीम के शब्दों में एक संगीत है और जो संदेश है वो इसी संगीत में छिपा हुआ है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, पर जरा सोचिए, हम कितनी बार किसी को या किसी चीज को सिर्फ इसलिए कम समझ लेते हैं क्योंकि वो बड़ा या जरूरी नहीं लगता। जैसे किसी टीम में वो शांत रहने वाला सदस्य जिसके बिना शायद वो पूरा प्रोजेक्ट ही ना हो पाता। सुई और तलवार का ये जो उदाहरण है, ये शानदार है। एक चीज जोड़ती है तो दूसरी काटती है। एक को बारीकी चाहिए, दूसरी को ताकत। दोनों का अपना अपना काम है और कोई भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। तो यहाँ असली सबक शायद ये है कि हमें हर किसी की कीमत को पहचानना सीखना चाहिए, चाहे उसका रोल कितना भी छोटा क्यों ना लगे। हर किसी की अपनी एक खास जगह होती है। चीजों की कीमत समझने से आगे बढ़कर रहीम हमें इंसानी रिश्तों की और भी नाजुक दुनिया में ले जाते हैं। मतलब अगर एक सुई इतनी जरूरी हो सकती है तो उन रिश्तों का क्या, जिन्हें हम हर रोज जीते हैं। प्रेम का धागा, क्या खूबसूरत बात कही है। रहीम हमें चेतावनी दे रहे हैं कि गुस्से के एक पल में या किसी कड़वे शब्द से इस कीमती धागे को झटके से मत तोड़ो। और अगर वो धागा टूट गया तो हाँ, उसे दोबारा बांध तो सकते हैं, लेकिन उसमें हमेशा एक गांठ पड़ जाएगी। वो गांठ क्या है? वो अविश्वास है, वो चोट है, वो एक ऐसी दरार है जो शायद फिर कभी पूरी तरह से नहीं भरती। ये टूटे हुए भरोसे का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। और जरा सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में तो ये सलाह और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है ना? जहां एक क्लिक में किसी को अनफ्रेंड या ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम अपने इन प्रेम के धागों को, इन नाजुक रिश्तों को टूटने से कैसे बचा सकते हैं? प्यार की तरह ही दोस्ती भी एक बहुत कीमती रिश्ता है, लेकिन ये कैसे पता चले कि कौन सच्चा दोस्त है? रहीम के पास इसका भी एक सीधा साधा जवाब है, दोस्ती को परखने की एक कसौटी। ये एक बहुत ही दमदार सोच है। देखिए, जब जिंदगी अच्छी चल रही हो तो दोस्त बनाना बहुत आसान होता है। जब धूप खिली हो तो हर कोई साथ चलना चाहता है। असली सवाल तो ये है कि जब तूफान आएगा तब साथ कौन खड़ा रहेगा? अपने दोस्तों के बारे में सोचकर देखिए, कौन है वो लोग जो हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे हैं? रहीम कहते हैं वही असली दौलत है, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। और अब आखिर में रहीम की भाषा पर पकड़ का एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जहां वो सिर्फ एक शब्द से मतलब की पूरी दुनिया बना देते हैं। पानी, कितना साधारण सा शब्द है ना, लेकिन इस दोहे में ये एक शब्द ही सब कुछ है। यही वो चाबी है जो इसके गहरे मतलब का ताला खोलती है। यहीं पर रहीम का जादू दिखता है। एक ही शब्द पानी 3 अलग-अलग चीजों के लिए 3 अलग-अलग मतलब रखता है। मोती के लिए पानी उसकी चमक है, जिसके बिना वो बस एक पत्थर है। इंसान के लिए पानी उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत है, जिसके बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं। और चूने के लिए पानी सिर्फ जल है, जिसके बिना वो महज धूल है। एक शब्द 3 संदर्भ और 3 बहुत जरूरी गुण। सच में अद्भुत। तो एक सुई की कीमत से लेकर प्यार की नाजुकी तक और सच्ची दोस्ती की पहचान से लेकर मान सम्मान की ताकत तक, रहीम की ये सीख सिर्फ कविता नहीं है। ये तो एक बेहतर और समझदारी भरी जिंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। तो अब सवाल ये है कि रहीम की इन गहरी बातों में से कौन सी एक बात है जो दिल को सबसे ज्यादा छू गई? क्या कोई ऐसा प्रेम का धागा है जिसे संभालने की जरूरत है, या फिर कोई ऐसा सांचा मीत है जिसे शुक्रिया कहना है? इस पर सोचिएगा जरूर। राम प्रसाद बिस्मिल, एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, पर आज हम उनकी क्रांतिकारी जिंदगी से थोड़ा हटकर उनकी आत्मकथा के एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही दिल को छू जाने वाले हिस्से को जानेंगे। ये हिस्सा उन्होंने डेडिकेट किया है उस इंसान को जो उनकी दुनिया में सबसे जरूरी थी, उनकी माँ। और बिस्मिल कितने बड़े शख्स थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद भगत सिंह ने उनके बारे में क्या कहा था। भगत सिंह मानते थे कि बिस्मिल इतने काबिल थे कि अगर वो किसी और देश या किसी और वक्त में पैदा होते तो यकीनन एक जनरल, एक सेना अध्यक्ष बनते। सोचिए जरा, कितना जबरदस्त व्यक्तित्व रहा होगा उनका। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर राम प्रसाद बिस्मिल थे कौन। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उसका असर बहुत गहरा था।
1897 में उनका जन्म हुआ और बहुत ही छोटी उम्र से वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और फिर महज 30 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जेल की दीवारों के पीछे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, निज जीवन की एक छटा, जो आज हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। तो अब इस क्रांतिकारी की पहचान से आगे बढ़कर उनके दिल के सबसे करीब चलते हैं, उनके निजी जीवन में, और मिलते हैं उस इंसान से जो उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी, उनकी माँ। उनकी माँ की कहानी की शुरुआत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बहुत ही मामूली ढंग से हुई थी। जब वो सिर्फ 11 साल की थी तब उनकी शादी हुई और वो शाहजहांपुर आईं, और उस वक्त वो पूरी तरह से अनपढ़ थी, एक अक्षर भी नहीं जानती थी। लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक असाधारण सफर। उन्होंने ससुराल में आकर घर का सारा कामकाज तो सीख लिया, पर उनके अंदर ना पढ़ने की एक जबरदस्त लगन पैदा हुई। किसी ने सिखाया नहीं, ये आग अंदर से ही उठी। उन्होंने आस पड़ोस की पढ़ी लिखी सहेलियों से अक्षर सीखने शुरू किए और देखते ही देखते अपने खाली वक्त में वो देवनागरी की किताबें पढ़ने में माहिर हो गई। और बात यही खत्म नहीं हुई, आगे चलकर वो अपनी बेटियों की पहली टीचर भी बनी। क्या कमाल की बात है ना। बिस्मिल अपनी आत्मकथा में इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ने का ये जो शौक था वो किसी ने उन पर थोपा नहीं था, ये पूरी तरह से उनकी अपनी अंदरूनी इच्छा थी, उनकी अपनी जिद, उनकी अपनी इच्छा शक्ति। और बिस्मिल इस बात को पूरी शिद्दत से मानते थे। वो कहते थे कि अगर मुझे ऐसी माँ नहीं मिली होती तो मैं भी दुनिया के बाकी आम लोगों की तरह बस जिंदगी गुजार देता। मतलब उनकी माँ ही वो वजह थी जिसने एक साधारण इंसान को एक असाधारण क्रांतिकारी बना दिया। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी, उनकी माँ ने तो बिस्मिल के पूरे चरित्र को घड़ा था, उसे बनाया था, एक ऐसी मजबूत नींव रखी थी जो सच और सिद्धांतों पर टिकी थी। उनकी माँ का सपोर्ट कैसा था, इसका एक छोटा सा किस्सा सुनिए। जब बिस्मिल समाज सेवा के कामों में लगे रहते थे तो उनके पिताजी और दादी को ये सब पसंद नहीं था, वो अक्सर गुस्सा होते थे। लेकिन उनकी माँ, वो परिवार की नाराजगी खुद झेल लेती थी और चुपके से बिस्मिल को उनके काम के लिए पैसे दे देती थी। और माँ की दी हुई यही सीख एक बार बहुत बड़ी कसौटी पर कसी गई। बिस्मिल के सामने सवाल था, सच का रास्ता चुने या आसान रास्ता। हुआ ये कि उनके पिता का कोई केस चल रहा था। वकील ने बिस्मिल से कहा कि एक जरूरी कागज पर उनके पिता के दस्तखत चाहिए और वो तो शहर में थे नहीं। तो वकील ने कहा, तुम ही कर दो। ये काम निपटाने का एक बहुत ही आसान तरीका था, है ना। लेकिन बिस्मिल ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने फौरन मना कर दिया। बोले, ये तो धर्म के खिलाफ होगा, ऐसा पाप मैं कभी नहीं कर सकता। वकील ने उन्हें डराया भी कि केस हाथ से निकल जाएगा, पर बिस्मिल अपनी माँ की सिखाई हुई सच्चाई पर अड़े रहे। तो ये तो थी निजी जिंदगी की बात, पर उनकी माँ का साथ और उनकी सीख बिस्मिल के खतरनाक क्रांतिकारी जीवन में भी उनके साथ थी। बिस्मिल खुद अपनी माँ की तुलना इटली के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं मैज़िनी, उनकी माँ से करते थे। उनका मानना था कि जिस तरह मैज़िनी को उनकी माँ ने सपोर्ट किया, ठीक वैसे ही मदद और हिम्मत उन्हें अपनी माँ से मिली। सोचिए, अपनी माँ को वो दुनिया के इतने बड़े मंच पर देखते थे, पर उनकी माँ ने उन्हें एक सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल आदेश दिया था। एक क्रांतिकारी बेटे को उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारे हाथों किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा था, अपने दुश्मन को भी कभी मौत की सजा मत देना। ये बात दिखाती है कि वो जिंदगी की कीमत कितना ज्यादा समझती थीं। अब हम इस कहानी के सबसे भावुक, सबसे मार्मिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये बिस्मिल के वो आखिरी शब्द हैं जो उन्होंने फांसी से पहले जेल से अपनी माँ के नाम लिखे थे। वो लिखते हैं, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इन शब्दों में कितना आभार है और कितना दुख कि वो अपनी माँ का कर्ज चुकाने की कोशिश तक नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा था, देश की सेवा करने का जज्बा, धर्म के रास्ते पर चलना, जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई उन्होंने की, और यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी जो हिम्मत उनके पास थी, वो सब कुछ सिर्फ उनकी माँ की देन थी। और उनकी सिर्फ बस एक ही इच्छा थी जो अधूरी रह गई। वो कहते हैं, काश एक बार श्रद्धा से तुम्हारे पैरों की सेवा करके अपनी जिंदगी को सफल बना लेता। एक इतनी छोटी सी पर कितनी गहरी ख्वाहिश जो वो जानते थे कि अब कभी पूरी नहीं होगी। और अब सुनते हैं उनका वो आखिरी प्रणाम, उनका आखिरी संदेश।
फांसी पर चढ़ने से पहले भी वो अपनी माँ के बारे में ही सोच रहे थे। वो लिखते हैं कि उन्हें यकीन है कि उनकी माँ को ये सोचकर हिम्मत मिलेगी कि उनके बेटे ने भारत माता के लिए अपनी जान दी है और अपने वचन से वो कभी पीछे नहीं हटा। और ये शायद एक बेटे की तरफ से अपनी माँ के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। बिस्मिल को पूरा यकीन था कि जब आज़ाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में उनकी माँ का नाम भी जरूर लिखा जाएगा। और अपने आखिरी खत में वो अपनी माँ से एक वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं, माँ, मुझे ये वरदान दो कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा दिल जरा भी ना घबराए और मैं तुम्हारे कमल जैसे चरणों को प्रणाम कर भगवान का नाम लेते हुए अपना शरीर त्याग दूं। यही था एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार, भक्ति और उनकी शक्ति को आखिरी सलाम। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कविता की बात करेंगे। नाम है जलाते चलो। अब दिखने में तो ये बच्चों की कविता लगती है, पर इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। ये उम्मीद और हिम्मत की एक ऐसी कहानी है जो हम सब के लिए एक बड़ा सबक रखती है। तो चलिए इसके गहरे अर्थों को समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें ना पूरी कविता का सार छुपा है। एक नन्ही सी लौ और चारों तरफ घना भारी अंधेरा। ये तस्वीर दिखाती है उम्मीद और निराशा की उस सदियों पुरानी लड़ाई को, और ये भी याद दिलाती है कि कैसे एक अकेला इंसान भी बदलाव ला सकता है। तो आगे हम इस कविता के फलसफे को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम अंधेरे की चुनौती से शुरू करेंगे और एक नई सुबह की उम्मीद पर अपनी बात खत्म करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस कविता का केंद्र है, अंधेरे की चुनौती। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां लगता है कि निराशा हावी हो रही है, सब कुछ गलत हो रहा है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। ये लाइन देखिए, क्या खूब लिखी है। इसमें उस बढ़ती हुई निराशा की भावना को दिखाया गया है जो अच्छे भले दिनों पर भी भारी पड़ सकती है। कवि एक बहुत जरूरी सवाल पूछ रहे हैं, भाई ऐसा क्या हो गया है कि दिन के उजाले में भी दुनिया पर अमावस की काली रात जैसा अंधेरा छा रहा है। अब इस कविता को सही से समझने के लिए ना हमें इसके प्रतीकों को समझना होगा। ये एक तरह से इसकी चाबी है। यहां तिमिर या निशा का मतलब सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, बल्कि निराशा, अज्ञान और मुसीबतें हैं। वैसे ही दिया या ज्योति सिर्फ एक लैंप नहीं, बल्कि उम्मीद, अच्छे काम और ज्ञान की रोशनी है। और सवेरा वो सिर्फ सुबह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और शांति का प्रतीक है। अच्छा, तो अब जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसका हल क्या है? कविता एक बहुत ही सीधा सादा पर बहुत दमदार रास्ता बताती है। एक ऐसा काम जिसे बस लगातार करते रहना है। और वो रास्ता है इन लाइनों में। यहां सबसे जरूरी शब्द है स्नेह। मतलब इन दियों में तेल नहीं, बल्कि प्यार, दया और अच्छाई भरनी है। कविता का वादा बिल्कुल साफ है। अगर हम प्यार और नेकी के ये दिए जलाते रहेंगे तो एक न एक दिन इस धरती का अंधेरा मिट ही जाएगा। ये बात हमें ना इंसान की उस सबसे पहली और सबसे बड़ी हिम्मत की कहानी से जोड़ती है। जरा सोचिए, जब पहली बार किसी ने अंधेरे से डरने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाया होगा। वो अंधेरे के लिए एक खुली चुनौती थी। एक छोटे से कदम ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, उम्मीद का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। उसमें मुश्किलें आती हैं, और यहीं से शुरू होती है दियों और तूफानों की कहानी। ये देखिए, ये है एक आदर्श दुनिया की तस्वीर। सब मिलकर शांति से उम्मीद की रोशनी फैला रहे हैं। जब बहुत सारे हाथ मिलकर अच्छा काम करते हैं तो दुनिया ऐसी ही खूबसूरत लगती है ना? और ये है असली दुनिया की सच्चाई। एक अकेला दिया और एक जोरदार तूफान जो उसे बुझाने पर तुला है। ये तूफान ही वो सारी नेगेटिविटी है, वो सारी मुश्किलें हैं जो हमारी उम्मीद की लौ को बुझाने की कोशिश करती हैं। कविता इसी को दिया और तूफान की कहानी कहती है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये कहानी हमेशा से चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। ये जो संघर्ष है ना, ये उस सुबह तक पहुंचने के सफर का एक जरूरी हिस्सा है। और इसी लगातार संघर्ष से इस कविता का सबसे दमदार, सबसे शक्तिशाली आइडिया निकल कर आता है। वो है एक अकेली लौ की ताकत। ये आइडिया बहुत ही खूबसूरत है। कविता कहती है कि जो दिए तूफान में बुझ भी जाते हैं ना, उनकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। वो अपने पीछे दूसरों के लिए एक उजाला छोड़ जाते हैं। मतलब कोई भी अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। वो आने वाली सुबह में अपना योगदान जरूर देता है। तो सवाल ये है कि इस रात को हराने के लिए, इस अंधेरे को मिटाने के लिए हमें कितने दियों को जलाए रखने की जरूरत है? कविता का जवाब है
सिर्फ एक। जी हाँ, सिर्फ एक। इस लाइन की गहराई देखिए। मतलब यह है कि जब तक इस धरती पर एक भी इंसान उम्मीद का दिया जलाए रखेगा, जब तक अच्छाई की एक भी लौ टिमटिमाती रहेगी, तब तक अंधेरा अपनी आखिरी जीत हासिल कर ही नहीं सकता। और इसी एक दिए की जबरदस्त उम्मीद पर टिककर हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो है एक पक्का वादा, रात के बाद सुबह का वादा। तो ये पूरी कविता एक सफर है। निशा यानी रात, जो हमारे आज के संघर्ष हैं, से लेकर सवेरा तक, जो एक बेहतर, शांत और सुलझे हुए भविष्य का वादा है। और इस रास्ते को कौन बनाता है? हमारे अपने काम, हमारे अपने जलाए हुए दिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि जलाते चलो से हमने क्या सीखा। पहली बात, अंधेरा परमानेंट नहीं है, ये बस एक चैलेंज है। दूसरी, प्यार से भरे छोटे छोटे लगातार किए गए काम ही सबसे बड़ी ताकत हैं। तीसरी, मुश्किलें तो आएंगी पर हमारी हिम्मत उनसे बड़ी है। चौथी, एक अकेले इंसान की उम्मीद में भी दुनिया बदलने की ताकत है। और सबसे जरूरी बात, अगर हम दिए जलाते रहें तो सवेरा होना तय है। ये संदेश भले ही एक पुरानी कविता का हो, लेकिन आज इसकी जरूरत शायद सबसे ज्यादा है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपने हिस्से के अंधेरे को दूर करने के लिए आज कौन सा दिया जलाया जाए? तो चलिए आज भारत के असम की एक यात्रा पर चलते हैं। यहाँ हम नृत्य के दो बिल्कुल अलग संसारों को जानेंगे। एक तरफ है बिहू, जो पूरी तरह से जमीन से जुड़ा है, सामुदायिक जश्न से भरपूर है। और दूसरी तरफ है सत्रिया, जो मठों में जन्मा, भक्ति और कहानियों में डूबा हुआ है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, इस सफर में हमारी गाइड कौन है? लंदन की एक युवा लड़की एंजेला। हम उसकी कहानी के जरिए ही समझेंगे कि ये प्राचीन नृत्य कलाएं आज भी कैसे इतनी जीवंत हैं और असम के लोगों के लिए इनके क्या मायने हैं। सोचिए, लंदन जैसा एक बड़ा शहर, जहां एंजेला पली बड़ी। वो हमेशा दूर दराज की जगहों के सपने देखती थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बहुत जल्द एक ऐसी संस्कृति में गोता लगाने वाली है जहां नृत्य सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी और आध्यात्मिकता का एक अटूट हिस्सा है। तो ये यात्रा शुरू कैसे हुई? ये शुरू होती है एंजेला की माँ एलेसेंड्रा की वजह से, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। उन्हें एक मिशन मिला है, एक ग्रांट मिली है, असम की नृत्य परंपराओं के सार को कैमरे में कैद करना। और सच कहूं तो संस्कृति को सहेजने की यही कोशिश हमें आज इन कलाओं को इतनी गहराई से जानने का मौका दे रही है। और बस अचानक 7000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर उन्हें एक पूरी तरह से अलग दुनिया में ले आता है। ये जो नक्शा है ना, ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं दिखा रहा है, ये एक सांस्कृतिक छलांग को दर्शा रहा है, एक ऐसे संसार में जहां नृत्य जमीन और लोगों की कहानियां सुनाता है। उड़ान के दौरान उसकी माँ ने उसे समझाया कि असम सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है। मतलब जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ के चाय के बागान, यहाँ का वन्य जीवन, इन सब चीज़ों का अक्स यहाँ की संस्कृति और ख़ासकर यहाँ के नृत्य में झलकता है, जो हमारी आज की खोज का केंद्र है। और वो पहुँचते हैं अप्रैल में, जो कि एक बहुत ही खास समय है। ये सिर्फ वसंत की शुरुआत नहीं है, बल्कि असम के सबसे बड़े त्योहार रोंगाली बिहू का समय है। और यहीं से होती है उनकी पहली मुलाकात बिहू नृत्य की जबरदस्त ऊर्जा से। मलंग गांव में एंजेला का बिहू से पहला सामना हुआ। जरा इस तस्वीर को देखिए, तेजी से हिलते हाथ और कमर, ये रंग बिरंगे पारंपरिक पहनावे और ढोल पेपा जैसे वाद्यों की गूंज, ये सब मिलकर जश्न और जिंदगी का एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। यही हमें पता चलता है कि बिहू सिर्फ एक डांस नहीं है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये एक त्योहार है जिसकी जड़ें खेती किसानी के चक्र में बहुत गहरी हैं। ये समुदाय का अपनी जमीन से जुड़ाव, बीज बोने और फसल काटने का जश्न मनाने का एक तरीका है। असल में जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है और हर बार खेती के जीवन के एक जरूरी पड़ाव से जुड़ा है। अप्रैल में होता है बोहाग बिहू, जो नए साल और बीज बोने का जश्न है। फिर अक्टूबर में काती बिहू, जो थोड़ा गंभीर होता है, इसमें फसलों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। और आखिर में जनवरी में माघ बिहू, जो फसल कटाई के बाद धन्यवाद और दावतों का त्योहार है। हर बिहू का अपने एक अलग ही मिजाज है। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पूरे गांव से घिरे हुए एंजेला को ठीक वैसा ही महसूस हुआ जैसा इस कोट में लिखा है।
मानो वो समय में कहीं पीछे चली गई हो। और ये एहसास बिहू के सामुदायिक और सदियों पुराने स्वरूप से आता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी प्राकृतिक माहौल में चली आ रही है। तो बिहू के जमीनी और जश्न भरे माहौल से निकलकर अब ये सफर हमें शांति और भक्ति की दुनिया में ले जाता है। अब हम एक ऐसे नृत्य को जानेंगे जिसका मकसद और माहौल बिल्कुल अलग है। नाम है सत्रिया। उनका अगला पड़ाव है उत्तरी असम के सत्र, जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये सिर्फ मठ नहीं है, ये वैष्णव धर्म और संस्कृति के जीवंत केंद्र हैं। और इन्हीं पवित्र दीवारों के बीच सत्रिया नृत्य का जन्म हुआ। यहाँ एंजेला युवा भिक्षुओं को, जिन्हें भोकोत कहा जाता है, नृत्य करते हुए देखती है। जरा उनकी एकाग्रता और उनके हर एक मूवमेंट की सटीकता पर ध्यान दीजिए। उनके लिए सत्रिया कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रार्थना का एक रूप है, कला के माध्यम से ईश्वर को एक भेंट। लेकिन सिर्फ पुरुषों को नृत्य करते देख एक दिलचस्प सवाल उठता है, जो हमें इस कला के विकास के केंद्र में ले जाता है। क्या सत्रिया हमेशा मठ की दीवारों और पुरुष कलाकारों तक ही सीमित था? और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। देखिए, सत्रिया की शुरुआत मठों के भीतर पुरुषों द्वारा की जाने वाली एक साधना के रूप में हुई थी, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में ये परंपरा खुली। भिक्षुओं ने महिलाओं को ये कला सिखाना शुरू किया, जिससे ये पवित्र कला सार्वजनिक मंचों पर आई और इसका अस्तित्व बचा रहा। बाद में एंजेला ने एक ऐसा प्रदर्शन देखा जो सत्रिया की कहानी कहने की शक्ति को दर्शाता है। ये स्लाइड जय और विजय की कहानी के पड़ावों को दिखाती है। नर्तक अपने हाव भाव, अपनी मुद्राओं और शारीरिक गति से अहंकार, श्राप, दैवीय हस्तक्षेप और अंत में मोक्ष, इस पूरी कहानी को बयां कर देते हैं। हर कदम, हर नज़र का एक गहरा मतलब होता है। बिहू की जमीनी खुशी और सत्रिया की भक्तिपूर्ण कहानी, इन दोनों का अनुभव करने के बाद एंजेला की यात्रा तो समाप्त हो रही थी, लेकिन असम की संस्कृति की विविधता और गहराई से मिले सबक की तो बस शुरुआत हुई थी। ये टेबल उन दो अलग अलग दुनियाओं को बिल्कुल साफ कर देती है जिन्हें उसने खोजा। जरा इन अंतरों पर नजर डालिए। बिहू की जड़ें लोक परंपरा और समुदाय में है, जो खेती का जश्न मनाता है। वहीं दूसरी तरफ सत्रिया मठों यानी सत्रों से निकला है और इसका विषय भक्ति और पौराणिक कथाएं हैं। शैली में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक पूरी तरह से ऊर्जा और उत्सव से भरा है, जबकि दूसरा संरक्षित, कथात्मक और गरिमापूर्ण है। लेकिन ये अनुभव सिर्फ असम में ही खत्म नहीं हुआ। लंदन वापस आकर एंजेला एक तरह से एक सांस्कृतिक पुल बन गई। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वीडियो दिखाकर और अपनी यात्रा के बारे में बताकर वो सिर्फ एक सुंदर नृत्य नहीं दिखा रही थी, बल्कि एक पूरी संस्कृति की ऊर्जा और कहानी को साझा कर रही थी। और साझा करने के उसी पल में, जैसा कि ये कोट बताता है, एंजेला को अपनी माँ के काम की असली ताकत समझ में आई। किसी दूसरी संस्कृति की सुंदरता को दुनिया के सामने लाने और उसे समझाने का गहरा संतोष। सच कहूं तो यही मकसद हमें भी इस तरह की कहानियां बताने के लिए प्रेरित करता है। एंजेला का सफर हमें दिखाता है कि किसी दूसरी संस्कृति को समझना सिर्फ चुपचाप उसे देखना नहीं है, ये हमें अपने नजरिए पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। तो अंतिम सवाल ये है कि जब ये कहानियां साझा की जाती हैं, तो इससे न सिर्फ सुनने वाला, बल्कि वो संस्कृति भी कैसे समृद्ध होती है जिसे एक नए नजरिए से देखा जाता है। कभी सोचा है कि एक 500 साल पुरानी कविता एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा भी हो सकती है? आज हम सूरदास के एक ऐसे ही पद में गोता लगाएंगे जहां एक अदालत सजी है, एक नन्हा सा आरोपी है और उसका डिफेंस अरे भाई ऐसा है जो किसी को भी चौंका दे। तो कहानी की शुरुआत होती है सीधे कटघरे से। हमारे नन्हे कृष्ण पर इल्जाम है मक्खन चुराने का, और इल्जाम लगाया किसने है? उनकी अपनी मां यशोदा ने। सबूत? अरे वो तो कृष्ण के मुंह पर ही लगा है, मक्खन। अब मामला तो बिल्कुल साफ लग रहा है ना? पर रुकिए, सबूत जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं, और कृष्ण अपनी कहानी बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इस केस को जरा ठीक से समझते हैं। हमारे मुल्जिम कौन है? नन्हे कृष्ण, जज उनकी मां यशोदा, और सबूत पहली नजर में तो बिल्कुल कृष्ण के खिलाफ है। अदालत की कार्यवाही अब शुरू होती है। कृष्ण अपना बचाव शुरू करते हैं कविता की पहली ही लाइन से, एकदम सीधा और सपाट इनकार। मैया मैंने ही माखन खायो, मां मैंने मक्खन नहीं खाया। लेकिन ये बस एक मामूली सा ना नहीं है, ये तो एक ऐसी चालाक दलील की शुरुआत है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे।
अब देखते हैं कि कैसे नन्हे कृष्ण एक बड़े वकील की तरह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक के बाद एक दलीलें पेश करते हैं। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी के 3 हिस्से हैं और यकीन मानिए हर हिस्सा कमाल का है। तो कृष्ण का पूरा केस 3 मजबूत पिलर्स पे खड़ा है। पहला, उनके पास एक सॉलिड एलिबाई है। दूसरा, वो ये साबित करेंगे कि ये काम करना उनके लिए फिजिकली इम्पॉसिबल था। और तीसरा, वो एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। चलिए एक एक करके इनकी दलीलें सुनते हैं। कृष्ण अपनी पहली और शायद सबसे मजबूत दलील पेश करते हैं, उनकी एलिबाई। वो बड़ी मासूमियत से माँ को याद दिलाते हैं, अरे माँ, आप ही ने तो मुझे सुबह सुबह गायों के पीछे मधुबन भेजा था। और यहाँ कृष्ण की चालाकी देखने लायक है। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं तो बाहर था, नहीं, वो पहर जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो उस जमाने में टाइम की एक यूनिट थी। वो मधुबन और बंसीवट जैसी स्पेसिफिक जगहों का जिक्र करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी कहानी में वजन आ जाता है, वो सच्ची लगने लगती है। जरा सोचिए, एक पहर का मतलब होता है करीब करीब 3 घंटे, और कृष्ण क्या कहते हैं कि वो 4 पहर मतलब पूरे 12 घंटे घर से बाहर थे, शाम को घर लौटे हैं। तो सवाल तो बनता है कि अगर कृष्ण दिन भर बाहर थे तो फिर ये मक्खन खाया किसने? आलीबाई को मजबूती से रखने के बाद कृष्णा अपना दूसरा और भी जोरदार तर्क सामने रखते हैं, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। वो कहते हैं, मैं तो छोटे छोटे हाथों वाला एक नन्हा सा बच्चा हूं, वो ऊपर टंगा हुआ छींका, मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे? अब ये छींको क्या होता है, ये समझना जरूरी है। ये समझिए एक तरह की नेट की टोकरी होती थी जिसे छत से काफी ऊंचा लटकाया जाता था ताकि खाने पीने का सामान बच्चों और जानवरों से दूर रहे। तो कृष्ण का तर्क एकदम सीधा है, लॉजिकल है। मेरी हाइट ही इतनी नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, सिंपल। और जब सारे लॉजिकल तर्क खत्म हो जाएं तो क्या काम आता है? एक बढ़िया सी कॉन्स्पिरेसी थियरी। कृष्ण अपना आखिरी दाव खेलते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बाकी ग्वालबाल है ना, ये सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। इन्होंने ही साजिश करके मेरे मुंह पर जबरदस्ती मक्खन लगा दिया, मुझे फंसाया जा रहा है। अब कृष्ण को लगता है कि सिर्फ लॉजिक से, तर्क वितर्क से काम नहीं चलेगा, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अब वो दिमाग से नहीं, सीधा जज के दिल से अपील करते हैं। और यहां इस पूरे केस का सबसे इमोशनल मोड़ आता है। कृष्ण अब सीधा अपनी मां के प्यार पर सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं, लगता है मां, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भेद आ गया है जो तुमने मुझे पराया समझ लिया। सोचिए, ये लाइन सुन के किसी भी मां का दिल पिघल जाएगा। अपनी बात को और दमदार बनाने के लिए कृष्ण एक ड्रामाई कदम उठाते हैं। वो अपनी लाठी और कंबल मां को देते हुए कहते हैं, ये लो अपनी लाठी और कंबल, बहुत नाच नचा लिया तुमने मुझे। वो खुद को एक बेचारे सताए हुए बेटे की तरह पेश करते हैं। ये है उनकी फाइनल इमोशनल अपील। तो कृष्ण ने अपनी सारी दलीलें पेश कर दी हैं, लॉजिकल भी और इमोशनल भी। अब बारी है जज के फैसले की। क्या मां यशोदा कृष्ण को सजा देंगी या बरी कर देंगी? चलिए देखते हैं फैसला क्या आता है। और फैसला आता है सजा का नहीं, प्यार का। कृष्ण की चतुराई, उनकी मासूमियत और उनकी वो इमोशनल अपील, उसके आगे यशोदा का सारा गुस्सा पिघल जाता है। वो मुस्कुराती हैं और कृष्ण को उठाकर सीने से लगा लेती हैं। आखिर में लॉजिक पर प्यार की जीत होती है। इस कमाल की रचना के पीछे हैं महाकवि सूरदास। और एक बात जो उन्हें और भी खास बनाती है वो ये कि माना जाता है कि वो देख नहीं सकते थे। जरा सोचिए, बिना देखे सिर्फ अपनी कल्पना की आंखों से उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं के ऐसे जिंदा चित्र खींचे हैं जो आज 500 साल बाद भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ मक्खन चोरी की नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सच्चाई लॉजिक या तर्कों में नहीं, बल्कि प्यार और माफी में मिलती है। ये टाइमलेस कहानी आज भी हमें रिश्तों की बारीकियों और मासूमियत की ताकत के बारे में कितना कुछ सिखाती है ना? नमस्कार। एक सच्चे लीडर की पहचान कैसे होती है? क्या उसकी डिग्री से या उसके किरदार से? आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी परीक्षा की दुनिया में चलेंगे, जो इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढती है। तो कहानी हमें ले चलती है देवगढ़ रियासत में। यहाँ के दीवान थे सरदार सुजान सिंह। 40 साल की शानदार सेवा के बाद अब वो बूढ़े हो चले थे, तो उन्होंने महाराज से रिटायर होने की इजाजत मांगी। अब राजा साहब जो थे वो अपने दीवान पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उनकी समझदारी और तजुर्बे की बहुत कद्र करते थे। इसीलिए उन्होंने रियासत की सबसे बड़ी भर्ती की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी।
और यहीं से साहब शुरू होती है नए दीवान के लिए एक बहुत ही अनोखी खोज। होता यह है कि देश के सभी बड़े अखबारों में एक अजीब सा विज्ञापन छपता है। इस विज्ञापन ने तो पूरे मुल्क में जैसे तहलका ही मचा दिया, क्योंकि इसकी शर्तें बहुत ही हटकर थीं। सोचिए, इतना बड़ा पद और कोई खास पाबंदी नहीं। और शर्तें क्या थीं? अरे यही तो सबसे मजेदार बात है। किसी डिग्री की कोई जरूरत नहीं, बस इंसान सेहतमंद और मजबूत होना चाहिए। और हाँ, उम्मीदवारों पर 1 महीने तक नजर रखी जाएगी। मतलब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा किरदार और काम को महत्व दिया जाएगा। ये तो उस जमाने की सोच से बिल्कुल ही उल्टा था। और ये जो एक लाइन है ना, बस यही इस पूरी परीक्षा का निचोड़ है। सुजान सिंह एक पढ़े लिखे विद्वान की तलाश में नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को समझता हो। तो विज्ञापन छप गया और फिर क्या था? उम्मीदवारों की तो जैसे बाढ़ आ गई। और यहीं से शुरू हुआ 1 महीने के दिखावे का दिलचस्प खेल। क्या नजारा रहा होगा, जरा सोचिए। कोई पंजाब से चला आ रहा है तो कोई मद्रास से। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने देवगढ़ पहुंच गया। शहर का तो माहौल ही बदल गया। हर तरफ नए नए रंग बिरंगे चेहरे। और फिर शुरू हुआ नेकी और शराफत का नाटक। जो लोग दिन के 9 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ते थे, वो सुबह सुबह टहलते हुए पाए जाने लगे। जो अपने नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वो जनाब और आपके नीचे बात ही नहीं कर रहे थे। सब कुछ बस एक दिखावा। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये कि सरदार सुजान सिंह इस दिखावे और असली सदाचार, मतलब असली अच्छाई के बीच का फर्क खूब जानते थे। वो कोई 1 महीने की एक्टिंग नहीं देख रहे थे, बल्कि एक ऐसा गुण खोज रहे थे जो इंसान के खून में हो, जो हमेशा उसके साथ रहे। और सुजान सिंह मन ही मन यही सोच रहे थे। वो इस दिखावा करने वाली भीड़ में, इन बगुलों के झुंड में, उस एक सच्चे और गुणी इंसान, उस हंस की तलाश में थे। तो महीना धीरे धीरे खत्म हो रहा था और अब वक्त आ गया था असली परीक्षा का। एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में किसी भी उम्मीदवार को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। सबको लगा कि शायद खेल कूद में हाथ की सफाई दिखाकर ही बात बन जाएगी, तो सबने मिलकर एक जोरदार हॉकी मैच रख लिया। खेल भी क्या खूब हुआ, बड़े ही जोश के साथ शुरू हुआ और शाम ढलने तक चलता रहा। आखिर में तो सारे खिलाड़ी पसीने में लथपथ, हांफते हांफते बेदम हो गए। और ठीक उसी वक्त पास में ही एक हादसा हो रहा था। एक गरीब किसान की अनाज से लदी हुई गाड़ी एक नाले की कीचड़ में, मतलब इतनी बुरी तरह फंस गई कि निकल ही नहीं पा रही थी। अब ये थके हारी खिलाड़ी वहां से गुजरे। उन्होंने देखा भी उस किसान को, पर आंखें बंद कर लीं। उनके अंदर घमंड था, अपनी जीत का नशा था, लेकिन किसी की मदद करने का ख्याल वो तो दूर दूर तक नहीं था। ये थी उनकी असली हार। लेकिन उसी भीड़ में एक नौजवान ऐसा भी था जिसे खेल में चोट लगी थी, जो लंगड़ा कर चल रहा था। पर वो रुका, उसने एक पल भी नहीं सोचा और मदद के लिए आगे बढ़ गया। बस यहीं पर कहानी पलट जाती है। वो नौजवान गहरी कीचड़ में उतर गया, पहिए पर अपना पूरा जोर लगा दिया। सोचिए, घुटनों तक कीचड़ में धंसकर उसने उस किसान की गाड़ी को बाहर निकालने में मदद की। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जब गाड़ी निकल गई और उस नौजवान ने मजाक में अपना इनाम मांगा, तो किसान ने मुस्कुराकर एक बड़ी गहरी बात कही। ये इशारा काफी था। वो किसान कोई और नहीं, बल्कि भेष बदले हुए दीवान सुजान सिंह ही थे, जिन्हें अपना मोती, अपना अगला दीवान मिल चुका था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर। जगह है महाराज का दरबार और दिन है फैसले का दिन। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर उम्मीदवार के चेहरे पर उम्मीद और डर साफ दिख रहा था। सबकी सांसें अटकी हुई थीं कि आज किसकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। तभी सरदार सुजान सिंह खड़े हुए और उन्होंने देवगढ़ के नए दीवान का नाम ऐलान किया, पंडित जानकीनाथ। जी हां, ये वही नौजवान था। दरबार में बैठे बाकी लोग तो बस एक दूसरे का मुंह ही ताकते रह गए। लेकिन सवाल यह है कि सुजान सिंह का ये चुनाव सही क्यों था? चलिए अब इस परीक्षा के असली मतलब को समझते हैं। सरदार सुजान सिंह ने सबको समझाया कि रियासत को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके दिल में दया हो, जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके, जिसमें आत्मबल हो, यानी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, और जिसमें उदारता हो, मतलब जो स्वार्थी ना हो। और पंडित जानकीनाथ ने उस नाले के किनारे अपने काम से इन तीनों गुणों का जीता जागता सबूत पेश कर दिया था। और आखिर में सुजान सिंह ने जो बात कही, वो दिल में उतर जाने वाली है। उन्होंने कहा कि जिसमें ये गुण होते हैं वो हमेशा इंसाफ के रास्ते पर चलेगा, उसका इरादा मजबूत होगा और वो कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा।
प्रेमचंद की ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होने के बाद भी हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम असली काबिलियत को कैसे परखते हैं? जब हम अपने लीडर्स को चुनते हैं तो क्या हम सिर्फ उनकी डिग्री देखते हैं या उनके किरदार को भी? ये सवाल तब भी जरूरी था और शायद आज ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द मिलकर एक जानवर को, एक घोड़े को इतिहास में अमर बना सकते हैं? आज हम श्याम नारायण पांडे की मशहूर कविता चेतक की वीरता की गहराई में उतरेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे कुछ पंक्तियों ने ही एक घोड़े को वफादारी और बहादुरी का एक ऐसा प्रतीक बना दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। ये कहानी है एक बहुत ही मजबूत, एक अटूट बंधन की। मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप और उनके साथी चेतक के बीच के उस गहरे रिश्ते की जो जंग के मैदान में बना था। और आज हम इन्हीं दोनों की वीरता की कहानी सुनने वाले हैं। देखिए, इस कविता को सच में महसूस करना है ना, तो हमें वीर रस को समझना होगा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी भावना जो जोश, हिम्मत और बहादुरी से भर देती है। और ये पूरी कविता इसी वीर रस में डूबी हुई है, जो हमें सीधे हल्दी घाटी के मैदान में खड़ा कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि कवि इस वीर रस को जगाते कैसे हैं। शुरुआत होती है चेतक की रफ्तार से, एक ऐसी स्पीड जो हमारी कल्पना से भी परे है, मानो हवा को भी पीछे छोड़ दे। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। कवि यहां सीधे चेतक की अनोखी ताकत के बारे में बताते हैं। इन लाइनों में ना एक अलग ही ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस जंग के मैदान में हैं। यहां कवि का कमाल देखिए, वो बस ये नहीं कह रहे हैं कि चेतक तेज था, नहीं, वो कह रहे हैं कि चेतक ने तो हवा से ही मुकाबला कर लिया और उसे भी हरा दिया। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, ये चेतक को एक हीरो बनाने का पहला कदम है। और फिर कवि इस कल्पना को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वो घोड़ा दुश्मनों के सिर पर दौड़ रहा था या फिर आसमान में? ये एक ऐसी तस्वीर है जो चेतक की फुर्ती को लगभग जादुई बना देती है। लेकिन चेतक सिर्फ एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा नहीं था। उसकी असली ताकत तो थी उसकी समझदारी और अपने सवार महाराणा प्रताप के साथ उसका वो गहरा रिश्ता। तो चलिए अब इस अनोखे बंधन को समझते हैं। इन पंक्तियों का मतलब बहुत गहरा है। जरा सोचिए, महाराणा प्रताप को कभी चाबुक की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बस सोचते थे, इशारा करते थे और चेतक उस तरफ मुड़ जाता था। उनकी आंखों का इशारा ही चेतक के लिए काफी था। फर्क एकदम साफ है। एक आम घोड़ा लगाम या चाबुक से चलता है, पर चेतक, वो तो राणा प्रताप के मन की बात पढ़ लेता था। ये एक ऐसा दिमागी कनेक्शन था, एक ऐसा रिश्ता था जिसे किसी बाहरी आदेश की जरूरत ही नहीं थी। और यही साझेदारी उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। सोचिए, इंसान की समझ और जानवर की फुर्ती जब एक हो जाए तो एक ऐसी ताकत बनती है जिसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। अब हम कविता के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां चेतक का रूप ही बदल जाता है। वो सिर्फ एक सवारी नहीं रहता, बल्कि खुद एक निडर योद्धा बन जाता है जो दुश्मन के लिए काल बनकर टूट पड़ता है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। चारों तरफ तलवारें चल रही हैं, ढालें हैं और उनके बीच चेतक बिना किसी डर के दौड़ा जा रहा है। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो एक आम जानवर से कहीं ज्यादा था, एक सच्चा योद्धा था। वाह, क्या लाइन है! कवि यहां चेतक की तुलना एक भयानक बिजली से भरे बादल से करते हैं जो दुश्मन की सेना पर टूट पड़ता है। ये सिर्फ रफ्तार नहीं है, ये तबाही मचाने वाली ताकत का प्रतीक है। चेतक का हमला किसी तूफान से कम नहीं था। जैसे तूफानी बादल से बिजली गिरती है, अचानक, तेज और सब कुछ तबाह करने वाली, ठीक उसी तरह चेतक दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ता था। और चेतक की इस बहादुरी का नतीजा, दुश्मन सेना में खलबली मच जाती थी। भाले और तरकश जमीन पर बिखरे पड़े थे। दुश्मन उसके पैरों तले कुचले जा रहे थे और पूरी सेना एक अकेले घोड़े के इस गुस्से को देखकर हैरान और खौफज़दा थी। तो सवाल यह है कि इन शब्दों में इतनी ताकत आई कहां से? इसका जवाब हमें उस कवि के पास ले जाता है जिन्होंने इन्हें लिखा, और उस दौर में जब ये कविता लिखी गई थी। चलिए अब इस कहानी के रचयिता को जानते हैं। ये हैं कवि श्याम नारायण पांडे, वीर रस के जादूगर। उनकी कलम में वो ताकत थी कि वो इतिहास के नायकों को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देते थे। और चेतक की वीरता, उनकी महान रचना हल्दी घाटी का ही एक हिस्सा है,
जिसने उन्हें हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक कहानी कहती हैं। 1939 में जब हल्दी घाटी छपी, वो भारत के लिए कोई आम समय नहीं था। वो आज़ादी की लड़ाई का सबसे ज़रूरी दौर था, और उसी दौर में इस कविता को एक नया मतलब मिला। यही वजह है कि ये कविता सिर्फ कविता नहीं रह गई, ये आज़ादी के दीवानों के लिए एक मशाल बन गई। महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी उस दौर के लोगों में देश के लिए लड़ने का एक नया जोश भर रही थी, हिम्मत दे रही थी। तो हमने कविता को समझा, कवि को जाना और उसके समय को भी देखा। अब आखिर में ये समझते हैं कि कैसे इन शब्दों ने चेतक को इतिहास से निकालकर एक ऐसा प्रतीक बना दिया जो हमेशा जिंदा रहेगा। अब ये कहानी सिर्फ पन्नों पर नहीं बल्कि पत्थर में भी जिंदा है। चेतक की ये मूर्तियां इस बात का सबूत हैं कि उसकी कहानी हमारी यादों में, हमारे इतिहास में हमेशा के लिए बस चुकी है। आखिर में ये कविता की ताकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। श्यामनारायण पांडे के शब्दों ने एक ऐतिहासिक घोड़े को वफादारी, हिम्मत और कभी ना हारने वाले जज्बे का एक अमर प्रतीक बना दिया, जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आखिर एक कहानी में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो किसी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देती है। चेतक की ये कहानी हमें दिखाती है कि शब्द इतिहास को कैसे जिंदा रख सकते हैं। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर है मशहूर हिंदी लेखक रामधारी सिंह दिनकर का। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है, ये एक खोज है। इस बात की खोज कि कोई संस्कृति अपनी जड़ों से, अपने देश से हजारों मील दूर जाकर भी कैसे ना सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि और भी मजबूत हो जाती है। तो निकलते हैं इस अनोखी यात्रा पर। दिनकर जी ने जो कहा, इसी एक लाइन में देखिए इस पूरी कहानी का सार छिपा है। ये एक खोज थी अपनी ही संस्कृति की ताकत की। और सवाल भी यही था कि भाई कैसे, आखिर कैसे कोई संस्कृति अपनी मिट्टी से इतनी दूर एक बिल्कुल नए देश में जाकर भी इतनी जिंदा दिल रह सकती है। तो यात्रा शुरू होती है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यह सफर सीधे मॉरिशस का नहीं था, बीच में एक बहुत ही अहम पड़ाव था, केन्या का शहर नैरोबी। और ये पड़ाव मॉरिशस पहुंचने से पहले एक बहुत जरूरी भूमिका निभाने वाला था। और देखिए, ये कोई अचानक बना प्लान नहीं था, पूरी तैयारी के साथ सोची समझी यात्रा थी। दिल्ली से मुंबई और फिर नैरोबी में 1 रात और 2 दिन का स्टे। बड़ी दिलचस्प बात है ना कि लेखक ने मॉरिशस के भारतवंशियों से मिलने से पहले अफ्रीका के शेरों से मिलना जरूरी समझा। शायद वो संस्कृति की कहानी समझने से पहले प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत को अपनी आंखों से महसूस करना चाहते थे। तो ठीक है, पहले पड़ाव पर चलते हैं, नैरोबी। यहां का जो अनुभव था वो नेशनल पार्क का था, लेकिन ये सिर्फ एक घूमने फिरने की जगह नहीं थी। नहीं, ये तो मानो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का दरवाजा खुल गया था। देखिए, लेखक एक बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई चिड़ियाघर मतलब जू नहीं था। यहां जानवर पिंजरों में बंद नहीं थे, वो अपने असली घर में थे, एक बहुत बड़े खुले जंगल में, आजाद। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही आने वाले अनुभव को बहुत बहुत गहरा बनाने वाला था। और फिर इसी जंगल में कुछ ऐसा हुआ जो लेखक के जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। एक ऐसा सामना जिसने इंसान होने के घमंड को, कह सकते हैं, एक पल में चूर चूर कर दिया। वो खुद लिखते हैं, वहां जो कुछ देखा वो जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। सोचिए जरा इन शब्दों की गहराई कि ऐसा क्या देख लिया होगा। जंगल के राजा के सामने इंसान का वजूद आखिर है ही क्या? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें बिना कुछ कहे मिलने वाला था। तो नज़ारा कुछ यूं था, 7-8 शेर आराम से लेटे हुए, और उनके चारों तरफ 8-10 टूरिस्ट गाड़ियां खड़ी हैं। लोग उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उन शेरों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल बेपरवाह। शेरों का वो शाही अंदाज, वो पूरी तरह से नजरअंदाज करने का तरीका, उसने लेखक को एहसास दिलाया कि वो कितने कितने मामूली हैं। उन्हें लगा कि हमारा वहां होना न होना बराबर था, जैसे हम हवा हों। और फिर जंगल का असली खेल शुरू हुआ। 2 शेर धीरे धीरे शिकार की तरफ बढ़ने लगे। निशाना कौन था? दूर हिरणों का एक झुंड। और हिरण वो सब एकदम पत्थर बन गए। उन्हें पता था जो भागा, जो झुंड से अलग हुआ, वो मारा जाएगा।
शिकारी और शिकार के बीच का ये जो साइलेंट ड्रामा था, ये जो तनाव था, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि लेखक को लगा कि अब यहां से निकलना ही बेहतर है। तो चलिए अब उस तनाव भरे जंगल को पीछे छोड़ते हैं। अफ्रीका से निकलकर अब हम पहुंचते हैं हिंद महासागर के एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप पर। नैरोबी के उस रोमांच और तनाव के बाद मॉरिशस में एक बिल्कुल ही अलग अनुभव इंतजार कर रहा था। 5 घंटे की फ्लाइट के बाद जब वो लैंड हुए तो रात के 10 बज रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी। लेकिन एयरपोर्ट पर जो स्वागत हुआ उसने एक झटके में सब बदल दिया। उन्हें फौरन ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि अपने ही घर के किसी छोटे से हिस्से में आ गए हैं। तो कैसा है ये द्वीप, ये मॉरिशस? छोटा सा है, करीब 720 वर्ग मील का। इतना छोटा कि द्वीप के किसी भी कोने में चले जाइए, समंदर आपसे 15 मील से ज्यादा दूर हो ही नहीं सकता। चारों तरफ बस पानी ही पानी और हरियाली। लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सबसे जरूरी है। कह सकते हैं कि यही इस द्वीप की आत्मा है। यहां के 67% आबादी भारतीय मूल की है। जी हां, 67%। और बस यहीं से शुरू होती है छोटे हिंदुस्तान की असली कहानी। और इसमें एक और बात जोड़ लीजिए, इस भारतीय आबादी में से 53% लोग हिंदू हैं। तो अब देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? एक छोटा सा टापू जहां की 2/3 आबादी भारतीय है और आधे से ज्यादा आबादी हिंदू। तो ये वाकई हिंद महासागर में एक छोटा हिंदुस्तानी तो हुआ। और यही चीज मॉरिशस को इतना खास बनाती है। मतलब इसके 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो इसकी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती है, तभी तो इसे हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। और दूसरी तरफ इसकी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है जिसकी जड़ें सीधी भारत से जुड़ी हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर मॉरिशस को ये जो छोटा हिंदुस्तान कहा जाता है वो क्यों? सिर्फ आबादी की वजह से? नहीं, इसका जवाब तो वहां के गलियों में, गांवों के नामों में और लोगों की जुबान में छिपा है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो जिंदा सबूत है उस गहरे रिश्ते के। राजधानी पोर्ट लुए में ही देखिए, कलकत्ता और मद्रास नाम की सड़कें मिल जाएंगी। काशी नाम का तो पूरा एक मोहल्ला ही है। और तो और गोकुल और ब्रह्मस्थान जैसे नाम वाले गांव भी हैं। मतलब हर कदम पर भारत की एक झलक। अच्छा, अब जरा यहाँ की भाषाओं की दुनिया देखिए, बड़ी दिलचस्प है। ऑफिशियल भाषा तो अंग्रेजी है, कल्चर की भाषा फ्रेंच है और आम बोलचाल की भाषा है क्रेओल, जो फ्रेंच और दूसरी भाषाओं का मिक्सचर है। लेकिन क्रेओल के बाद जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है भोजपुरी। जी हाँ, अपनी भोजपुरी। ये उन लोगों की विरासत है जो सालों पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से यहाँ लाए गए थे। मॉरिशस की पूरी इकोनॉमी गन्ने की खेती पर टिकी है और इस इंडस्ट्री की सफलता का सारा क्रेडिट उन भारतीय मजदूरों की मेहनत को जाता है, जिनके बिना ये द्वीप आज जैसा है वैसा कभी नहीं होता। इसीलिए उन्हें मॉरिशस की असली ताकत कहा जाता है। चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये देखते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी इस संस्कृति को सिर्फ बचाया ही नहीं गया, बल्कि आज उस पर गर्व भी किया जाता है। सोचिए, उस वक्त जो मालिक थे वो चाहते थे कि ये भारतीय अपनी पहचान छोड़ दें, बदल लें। लेकिन इन लोगों ने जुल्म सहे, लालच को ठुकराया, पर अपनी संस्कृति पर डटे रहे। और नतीजा ये हुआ कि जिस द्वीप पर उन्हें मजदूरी करने भेजा गया था, उसी द्वीप को उन्होंने एक छोटे हिंदुस्तान में बदल दिया। और ये संस्कृति सिर्फ पुरानी कहानियों या किताबों में नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी में जिंदा है। हर बड़े गांव में एकदम साफ सुथरे शिव मंदिर मिलेंगे। घरों में आज भी रामायण का पाठ होता है, उसके गीत गाए जाते हैं। और शिवरात्रि का त्योहार तो परी तालाब नाम की एक पवित्र झील पर इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है कि मानो पूरा द्वीप एक साथ आ जाता है। तो आखिर में दिनकर जी की ये यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सी ताकत है, वो क्या चीज है जो किसी संस्कृति को अपनी जमीन से हजारों मील दूर एक बिल्कुल अनजान माहौल में न सिर्फ जिंदा रखती है बल्कि उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देती है। शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, लेकिन मॉरिशस की ये कहानी हमें ये जरूर दिखाती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है। नमस्कार। जगदीश चंद्र बसु के काम से प्रेरणा लेकर आज हम एक पेड़ की जिंदगी की कहानी में उतरने वाले हैं। मतलब एक बीज से लेकर एक विशाल पेड़ बनने तक का सफर।
ये किसी जादू से कम नहीं है, सही कहा ना? तो चलिए इसे साथ मिलकर समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या कभी किसी ने कोई बीज बोया है? अगर हाँ, तो उन्हें ये जरूर पता होगा कि उस छोटे से बीज में एक पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। और अगर नहीं भी बोया है तो कोई बात नहीं, चलिए आज उस कहानी को करीब से जानते हैं। ये जो मिट्टी के नीचे से एक नन्हा सा अंकुर फूटता है ना, असल में ये एक बहुत बड़े और साहसिक सफर की शुरुआत है। एक बीज का पेड़ बनने की कहानी वाकई किसी रोमांच से कम नहीं है। तो इस कहानी का पहला अध्याय है बीज की कहानी। सोचिए, महीनों तक मिट्टी के नीचे बिल्कुल शांत पड़े रहने के बाद अब आखिरकार इसके जागने का समय आ गया है। तो होता क्या है? महीनों के इंतजार के बाद वसंत की बारिश एक पुकार की तरह आती है। जैसे कोई कह रहा हो, अरे अब और मत सो, उठ जाओ, बाहर सूरज की रोशनी देखो। और इस पुकार को सुनकर बीज का वो सख्त ढक्कन धीरे से चटक जाता है और उसमें से कोमल सा अंकुर बाहर निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नन्हा बच्चा पहली बार अपनी आंखें खोलकर इस नई दुनिया को देख रहा हो। अब जैसे ही ये अंकुर बाहर आता है, वो तुरंत 2 हिस्सों में बट जाता है और यहीं से एक चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि इन दोनों हिस्सों का मकसद, इनका लक्ष्य पहले से ही तय है और इसे कोई बदल नहीं सकता। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। ये 2 हिस्से हैं, जड़ और तना। जड़ जो मिट्टी के अंधेरे में नीचे और नीचे की ओर जाती है, और तना जो रोशनी की तलाश में ऊपर आसमान की तरफ बढ़ता है। सोचिए, 2 हिस्से, एक ही शुरुआत, पर मंजिलें बिल्कुल एक दूसरे से अलग। जड़ का स्वभाव ही है हमेशा नीचे की ओर जाना। उसे पता है कि मजबूती और पोषण सब कुछ जमीन के अंदर ही मिलेगा, तो वो अंधेरे की तरफ बढ़ती है ताकि पौधे को स्थिरता दे सके। और वहीं दूसरी तरफ है तना। इसका तो बस एक ही लक्ष्य है, ऊपर उठना, प्रकाश की ओर। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा सूरज की तरफ ही बढ़ेगा। अब देखिए, पौधों की ये आदत कितनी पक्की होती है। अगर हम एक गमले को उल्टा भी लटका दें तो कुछ ही दिनों में तना खुद ब खुद मुड़कर वापस ऊपर रोशनी की तरफ जाने लगेगा और जड़ें घूमकर नीचे की ओर। मतलब ये प्रकृति का एक अद्भुत, एक अटल नियम है। तो पौधे ने अपनी दिशा तो तय कर ली, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन बढ़ने के लिए अब उसे चाहिए भोजन। पर एक पेड़ आखिर खाता क्या है और कैसे? देखिए, इंसानों की तरह पेड़ों के दांत तो होते नहीं कि वो रोटी जैसी कठोर चीजें खा सकें। जैसे छोटे बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं ना, ठीक वैसे ही पेड़ भी सिर्फ तरल पदार्थ ही ले सकते हैं। वो अपनी जड़ों से मिट्टी में घुले हुए पोषक तत्व पीते हैं और पत्तों से हवा सोखते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पत्तों में सच में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। और अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इन मुंह पर होंठ भी दिखाई देते हैं। जब पौधे को भोजन की जरूरत नहीं होती तो ये होंठ बंद हो जाते हैं। और भोजन बनाने की प्रक्रिया तो और भी कमाल की है। जब सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है तो वे अपने इन्हीं छोटे छोटे मुंह से हमारे द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सोख लेते हैं और फिर सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे अपने भोजन में बदल देते हैं। सोचिए, वो हमारे लिए जहर को अपने लिए अमृत बना लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। हर पत्ता, हर डाली, हर पौधा, सब के सब बस प्रकाश की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि प्रकाश के बिना जीवन मुमकिन ही नहीं है। तो अब पेड़ बड़ा हो गया है, उसने अपना भोजन बनाना भी सीख लिया है। अब आता है उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, वो पल जब वो अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने के लिए तैयार होता है। और इस खुशी का इजहार होता है फूलों की बहार से। जब एक पेड़ फूलों से लद जाता है ना, तो ऐसा लगता है मानो वो मुस्कुरा रहा हो, अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। ये फूल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह की घोषणा है कि पेड़ अब अपनी संतान यानी बीज बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर इस बड़े काम के लिए पेड़ को अपने दोस्तों की जरूरत पड़ती है। तो वो मधुमक्खियों, तितलियों और पतंगों को न्योता भेजता है। दिन में आने वाले मेहमानों के लिए रंग बिरंगी पंखुड़ियां सजाता है और रात में आने वालों के लिए मीठी मीठी खुशबू फैलाता है। इन मेहमानों का एक बहुत ही जरूरी काम होता है, परागण। जब ये शहद पीने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं तो अपने साथ पराग कण भी ले जाते हैं, और इन पराग कणों के बिना बीज कभी पक ही नहीं सकता।
ये कोई अचानक हुई बात नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पेड़ों और इन कीट पतंगों के बीच ये एक बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती है। पेड़ उन्हें मीठा शहद पिलाता है और बदले में वे दोस्त पेड़ को उसकी अगली पीढ़ी तैयार करने में मदद करते हैं। तो फूलों के बाद फल और फलों के अंदर बीज, सब तैयार हो चुके हैं। पेड़ का मिशन लगभग पूरा हो गया है। अब शुरू होता है उसकी कहानी का आखिरी अध्याय, जीवन का चक्र और एक महान बलिदान। अपने बीजों को पोषित करने के लिए, उन्हें बड़ा करने के लिए पेड़ अपने शरीर का सारा रस, अपनी सारी ऊर्जा, सब कुछ उनमें डाल देता है। वो अपनी संतान के लिए तिल तिल कर अपना सब कुछ लुटा देता है। वो शरीर जो कुछ दिन पहले तक हरा भरा और मजबूत था, अब बिल्कुल सूख जाता है। हवा का एक हल्का सा झोंका भी उसे हिला देता है। एक एक करके उसकी डालियां टूट जाती हैं और अंत में एक दिन वो जड़ समेत जमीन पर गिर पड़ता है। उसका अंत हो जाता है। पर यह कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि ये अपने उद्देश्य की पूर्ति है। तो यहाँ एक पेड़ की कहानी समाप्त होती है, पर सोचने वाली बात यह है कि एक वृक्ष के अंत के बाद उसकी कहानी का अगला अध्याय क्या होता है? शायद इसका जवाब उन्हीं बीजों में छिपा है जिनके लिए उस पेड़ ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।